देखो, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंसंट्रेशंस के बारे में, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। हम कंसंट्रेशन को कंपोजिशन भी कह सकते हैं। ओके, तो इससे पहले हम कंसंट्रेशन पढ़ें, पहले हम ये जानेंगे कि क्वांटिटी और कंसंट्रेशन, इन दोनों बातों में क्या फर्क होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक चाइना डिश है और चाइना डिश में ये हमारे पास 10 ग्राम चीनी है, शुगर है। ठीक, तो ये जो 10 ग्राम है ये क्वांटिटी है किसकी? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है। ओके, अब हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमारे पास मान लीजिए 100 ml ऑफ वाटर है, 100 ml पानी है। तो ये 100 ml क्या है? दिस इज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो 10 ग्राम चीनी क्वांटिटी है, 100 ml पानी ये भी क्वांटिटी है। लेकिन जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद आपको क्या मिला? सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको क्या मिला? सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम शुगर, ओके, इन 100 ml वाटर। तो ये जो 100 ml में 10 ग्राम शुगर है इसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव क्वांटिटीज, क्वांटिटीज नहीं, रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक अकेले की तो होती है क्वांटिटी, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ आ जाती हैं तो उनकी रिलेटिव क्वांटिटीज को हम नाम दे देते हैं कंसंट्रेशंस। ओके, अब देखो कंसंट्रेशंस को बताने के कितने तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक, यहां पर हमारे पास कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ से आप फेमिलियर भी होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मेथड है जिसको हम कहते हैं मास परसेंटेज और वेट बाई वेट परसेंटेज, या मास बाई मास परसेंटेज। केमिस्ट्री में हम मास और वेट को एक ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा तरीका होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा तरीका हमारे पास होता है मास फ्रैक्शन। पांचवा तरीका हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। उसके बाद सिक्स्थ मेथड हमारे पास है मोलैरिटी, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। सेवंथ मेथड है मोलैलिटी। इसके अलावा एट्थ मेथड है स्ट्रेंथ। एक मेथड हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम कहते हैं पीपीएम। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, और इसको हम कह देते हैं पीपीएम। और इसके अलावा दो चीजें और हैं, एक चीज है फॉर्मेलिटी और नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। तो इन 11 टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे और ये सभी मेथड्स किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के इस्तेमाल में होते हैं, काम में आते हैं। देखो, बहुत बेसिक लेवल से बात करेंगे और इसी के साथ अपने फार्मूले भी हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेट बाई वेट परसेंटेज की, या हम बात करेंगे मास परसेंटेज की। ठीक है, तो मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं यहां पर। 20%
H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, वेट बाई वेट परसेंटेज गिवन है, और यहां पर डेंसिटी जो सॉल्यूशन की गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, 1.5 ग्राम पर ml है। चलिए, ये स्टेटमेंट हमें किसी ने दिया। अब हमें क्या क्या जानकारी चाहिए? सबसे पहली इंफॉर्मेशन चाहिए, व्हाट विल बी द सॉल्यूट, विच वन विल बी द सॉल्यूट, विच कंपोनेंट विल बी द सॉल्वेंट। हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट। हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर हम ढूंढेंगे व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूशन, और एट लास्ट नंबर 6 इज व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर ये 6 बातें हमें पता लग जाती हैं तो बिलीव मी, जितनी की 11 की 11 टर्म्स मैंने बताई हैं आपको कंसंट्रेशन की, आप सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब इस स्टेटमेंट पे लौट कर आते हैं। हमें कहा गया 20% H2SO4 एक्वस वेट बाई वेट। इसका मतलब है 100 में 20। इसका मतलब क्या है? 100 में से 20। अब ये 20 क्या है? ये 20 ग्राम सॉल्यूट है, और ये 100 ग्राम क्या है? ये सॉल्यूशन है। तो 20% वेट बाई वेट का मतलब होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 यानी 20 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। तो देखिए, अब हम वैल्यू फिल करनी शुरू करें। हमें पता लग चुका है सॉल्यूट कौन है? H2SO4। क्योंकि जब यहां एक्वस लिखा है तो एक्वस देखते ही समझ जाना चाहिए कि सॉल्यूशन को पानी में बनाया गया है। तो सॉल्वेंट क्या है? पानी। सॉल्यूट हमें पता लग गया H2SO4, सॉल्वेंट है पानी। सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम, 100 में 20। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। अब जाहिर सी बात है, सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दीजिए। तो 100 में से 20 को माइनस कर दीजिए, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया? 80 ग्राम। अब बची वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गई? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बताओ मास कितना है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है? 1.5 ग्राम पर ml। तो ये आ गया 66.66 ml। तो देखो, 6 बातें पता लगी। ये पता लगा सॉल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पता लगा सॉल्वेंट वाटर है, ये पता लगा कि सॉल्यूट का मास 20 ग्राम है, ये पता लगा कि सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, 100 में 20, और हमें पता लगा सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम है, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम देखिए यहाँ दिखाई दे रही है 66.66 ml। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसी क्वेश्चन को हम आगे कैरी करेंगे बाकी सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, अब देखिए, हम नेक्स्ट टर्म पर जाते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मैं ठीक कर देता हूं, थोड़ी सी गलती हो गई थी। ओके, मेरे पास एक स्टेटमेंट है, 10% HCl एक्वस वेट बाई वॉल्यूम, और डेंसिटी यहां सॉल्यूशन की आपको दी गई है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें दे दिया गया। अब हमसे वही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये यहां पर सॉल्यूट कौन है, यहां पर सॉल्वेंट कौन है, ठीक है, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितने ग्राम है। ठीक, हमसे पूछा गया है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, हमसे पूछा गया है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है।
और हमसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो ये 6 चीजों की जानकारी हमें चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो सॉल्यूट यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। सॉल्वेंट क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट यहां कौन है, वाटर। अब इस 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसका भी मतलब वही है 100 में 10, ठीक है, लेकिन यहां 10 ग्राम तो सॉल्यूट है और 100 ml सॉल्यूशन है। तो इस 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। वेट बाई वेट में क्या था, 10 ग्राम इन 100 ग्राम। वेट बाई वॉल्यूम में क्या है, 10 ग्राम इन 100 ml। तो पहली चीज तो हमें पता लगी कि सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है और दूसरी चीज पता लगी कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml है। तो इस बार ये दो बातें हमें यहां से पता लगी। अब सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बताओ डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, 1.2 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितनी है, 100 ml। तो सॉल्यूशन का मास आ गया 120 ग्राम। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन का मास भी मिल गया। अब सॉल्वेंट का मास कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दो तो सॉल्वेंट का मास आ गया 110 ग्राम। तो जो पिछले बोर्ड में हमने चीजें कैलकुलेट करी थी 6 चीजें, वही 6 चीजें हमने वेट बाई वॉल्यूम से पता कर ली है। ओके, तो हमने वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब सीखा और वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब सीखा। और अब हम अपने रिजल्ट्स नोट कर लेते हैं। क्या क्या रिजल्ट्स है हमारे पास 20% H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी थी 1.5 ग्राम पर ml। आपने यहां देखा जो वेट H2SO4 का था वो कितना था, 20 ग्राम। ठीक, जो वेट वाटर का था वो कितना आया था, 80 ग्राम। जो वेट सॉल्यूशन का आया था वो आया था 100 ग्राम। जो वॉल्यूम सॉल्यूशन की आई थी वो कितनी आई थी, 66.66 ml। ये 4 बातें हमें पता लगी थी। अब हम 3 फार्मूले बनाएंगे। पहला फार्मूला बनाएंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का, सही है। दूसरा फार्मूला बनाएंगे मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। और तीसरा फार्मूला बनाएंगे हम पार्ट्स पर मिलियन का। ठीक है, ये तीनों ही फार्मूले सॉल्यूट की टर्म्स में है। अगर मुझे सॉल्यूट के मास का परसेंटेज निकालना है तो मैं फार्मूला लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। नीचे आप मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं इनटू 100। ओके, चलो इन वैल्यूज को भर के देखते हैं। सॉल्यूट का मास कितना है, 20 ग्राम। ठीक, 20 ग्राम सॉल्यूट का मास हो गया और 80 ग्राम सॉल्वेंट का मास हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा इंटू 100 कर लो, तो ये आ गया 20%। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 20%। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना। अब इसी तरह से सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन निकालना है, इस बार फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो फार्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि आप फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से कितना, तो लिखना चाहें तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख दें। तो ये हो गया कितना, 20/20 प्लस 80 इंटू 1 लगाना चाहे तो लगा लें, ये हो गया
कितना 0.2। ठीक, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना, फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में से कितना। अब इसी तरह से पीपीएम का मतलब होता है 10 लाख में से कितना। ठीक, तो जिस तरीके से आपने मास परसेंटेज का फार्मूला बनाया, आपने मास फ्रैक्शन का फार्मूला बनाया, ऐसे ही आप पीपीएम का फार्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे फार्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और क्योंकि बात पीपीएम की हो रही है तो ये मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 6 से, इंटू 10 की पावर 6 से। देखो तीनों के फार्मूले सेम है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया, और पीपीएम निकालने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ रखता हूँ तो क्या आती है? 20/20 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। इसको सॉल्व कर लो, 20/100 इंटू 10 की पावर 6, तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4 ppm। ओके, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। परसेंटेज का मतलब है 100 में से कितना, फ्रैक्शन का मतलब है 1 में से कितना, और पीपीएम का मतलब है 10 लाख में से कितना। और देखो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए तो देख लेना, खुद से ठीक कर लेना। ओके, ये हुई हमारी 3 तरीके, मास परसेंटेज, मास फ्रैक्शन और पीपीएम, तीनों के फार्मूले हो गए सेम। अब इसके बाद मैं यहां पर फिर से लिख लेता हूं इस बोर्ड पर, हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था? 20 ग्राम। सॉल्यूट कौन था? H2SO4। हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना चल रहा है इस क्वेश्चन में? 80 ग्राम। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और याद दिला दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो चल रहा है कैलकुलेशन के बाद, वो 66.66 ml, नियरली 67 ml चल रहा है। अब जो नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? मास को मोल में बदलने के लिए क्या करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जिस चीज के भी मोल निकाल रहे हो उसका मास ले लो ग्राम में, और उसको डिवाइड कर दो मोलार मास से। तो यहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। ठीक, तो बताओ कितने मोल आए? मास तो 20 ग्राम है देखो सॉल्यूट का, और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलार मास होता है, लाओ मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 वो होता है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 20/98 मोल। ये किसके मोल आ गए? हमारे सॉल्यूट के, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स आ गए। वेट को मोलार मास से डिवाइड कर देना है। मोल्स निकालने के लिए क्या करना है? वेट को मोलार मास से डिवाइड कर देना है। अब मुझे कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है यहाँ? वाटर। तो वही फार्मूला रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट का मास ग्राम में ले लो, डिवाइडेड बाई mm लिख देता हूं मैं मोलार मास को, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास कितना है? देखो कितना है, 80 ग्राम, और पानी का मोलार मास सब जानते हो 18, तो ये हो गया 80/18 मोल। तो फिलहाल मैंने क्या कैलकुलेट करा? सॉल्यूट के मोल 20/98 आ गए, और सॉल्वेंट के मोल 80/18 आ गए। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखना। यहां पर फिर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने पास नोट कर लेता हूं, शॉर्ट में लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हमारे आए थे 20/98, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये हमारे आए थे 20/18। ओके, देखो अब मुझे पता करना है मास फ्रैक्शन।
ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मास का फ्रैक्शन। बड़ी सिंपल सी बात है, सॉल्यूट का मास का फ्रैक्शन पता करने के लिए हम फार्मूला पहले ही बना चुके हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं ये बात पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर किसी वजह से बता रहा हूं, सुनिएगा जरा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, अरे ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट 80/18 थे, ठीक है ना, इसको ठीक कर दीजिएगा, 80/18 थे। तो सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना है 20, और सॉल्वेंट का मास कितना है 80, तो ये आ गया 0.2। अब इसी तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मास का फ्रैक्शन। तो क्या फार्मूला होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यानी टोटल मास नीचे लिखना है। तो सॉल्वेंट का मास कितना है 80 ग्राम, सॉल्वेंट का मास कितना है 80, और ये कितना है 20, तो ये हो गया 0.8। अब एक बात तो आप जानते हैं कि सारे फ्रैक्शन मिलाकर 1 बनते हैं, तो अगर मैं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ले लूँ और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ले लूँ तो दोनों मिलाकर क्या बनेगा 1। अब मैंने आपको मास फ्रैक्शन क्यों बताया दोबारा, क्योंकि एग्जाम में कई बार मोल फ्रैक्शन पूछते हैं और बच्चे जल्दबाजी में मास फ्रैक्शन निकाल आते हैं। तो ये जो फार्मूले मैंने बताए, ये फार्मूले तो मैंने बताए आपको मास फ्रैक्शन के। अब जो मैं फार्मूले आपको बताऊंगा वो फार्मूले बताऊंगा मैं आपको मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। ये मोल्स अपने पास नोट कर लेना, 20/98, 80/18। चलो मैं लिख लेता हूं यहां पर। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ रहे थे 20/98, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आ रहे थे 80/18। अब मुझे जो पता करना है, देखो ध्यान से देखना, मुझे पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अक्सर हम सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हम इसको काई बी या काई सॉल्यूट लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहां हमने मास लिया था मास फ्रैक्शन में, यहां के लिए क्या लेना है मोल्स लेने, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखो कभी भी मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मत लिखना, क्योंकि सॉल्यूशन कोई कंपाउंड नहीं है, वो एक मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन में तो मोल्स होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के मोल्स नहीं होते। चलो इसको कैलकुलेट कर ले। सॉल्यूट के मोल हैं 20/98, और ये 20/98, और सॉल्वेंट के मोल हो गए 80/18, ठीक। तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कहा गया, और फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है, ओके, फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा एक और बात, अगर आप एग्जाम में कैलकुलेशन ना कर पाए तो आप बिल्कुल साफ सुथरा इसी तरीके से चीजों को लिखते चले जाए। तो हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के पता लग गए। अब हमें पता करने हैं क्या, हमें पता करने हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, काई सॉल्वेंट या काई ए, काई सॉल्वेंट या काई ए। तो फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रैक्शन निकाल रहे हो ना, तो उसके मोल्स ऊपर ले लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या सॉल्वेंट। तो बेटा ये हो गए 80/18, क्योंकि सॉल्वेंट के मोल देखो 80/18 है, डिवाइडेड बाय 20/98 प्लस 80/18। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और आपको बता दूं सारे फ्रैक्शन मिलाकर 1 बनाते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक। अगर आपको सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पता है और आपको सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो देखो हमने क्या क्या सीख लिया,
वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब मास पर से, उसके बाद मास परसेंटेज आ गया, उसके बाद मास फ्रैक्शन आ गया, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन आ गया, उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया। देखो मैं आपसे 5 मिनट पीपीएम के बारे में और थोड़ी सी बात करूंगा, ठीक है। जरा सा डिस्कशन हम पार्ट्स पर मिलियन का और करेंगे, इसको थोड़ी सी अटेंशन और चाहिए। तो एक एग्जाम्पल मैं इसका लेता हूं जिसकी मदद से हम कुछ बातें पता करेंगे। हमें एक स्टेटमेंट दिया गया 15 ppm क्लोरोफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर। मैंने अभी तुम्हें बताया था पानी में क्लोरोफॉर्म घुल सकती है, तो पीने के पानी में हमने क्लोरोफॉर्म घोली, तो यहाँ बेटा क्लोरोफॉर्म तो सॉल्यूट है और ये जो ड्रिंकिंग वाटर है इसको सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। पीने के पानी में जब क्लोरोफॉर्म मिल गई तो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन। पीने का पानी एकदम प्योर तो होता नहीं। तो 15 ppm क्लोरोफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर। अब मेरे फिर से तुमसे वही 6 क्वेश्चन हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है ये बताओ ये सॉल्यूट इसमें कौन है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है ये बताओ इसमें सॉल्वेंट कौन है। फिर ये बताओ कि इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है। उसके बाद मुझे आप बताएं मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कितना है इसमें। और फिर मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ठीक। तो देखो सॉल्यूट का तो पक्का हो गया कि भाई सॉल्यूट तो क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है। सॉल्वेंट यहां पर पानी है। अब जैसे अगर ये 15 ppm ना हो के 15% होता तो हम कहते 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम सॉल्यूट, लेकिन ये 15 ppm है तो हम कहेंगे 10 लाख ग्राम, ठीक है। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में, सॉरी ये 10 लिख दिया मैंने, 15 ग्राम सॉल्यूट। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में 10, ppm का मतलब, सॉरी परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना, और ppm का मतलब होता है 10 लाख में से कितना। तो यहां पर 10 लाख ग्राम तो सॉल्यूशन है जिसमें 15 ग्राम सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट हमारा कितना हो गया, 15 ग्राम। सॉल्यूशन हो गया 10⁻6 ग्राम। और इसमें से इसे माइनस कर दूं सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास, तो ये आएगा 9,99,985 ग्राम हमारा हो गया सॉल्वेंट। और अगर यहाँ देखो डेंसिटी और दे दी जाए सॉल्यूशन की तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो सारी बातें वहीं आ गई, सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, सॉल्यूट कितना, सॉल्वेंट कितना और सॉल्यूशन कितना। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं 50 ppm सल्फर डाइऑक्साइड इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में क्या क्या मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, इसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ठीक। आप बताएंगे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है और साथ ही साथ आप बताएंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इस केस में कितना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इस क्वेश्चन को परफॉर्म करें। नेक्स्ट जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी। ज्यादातर कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर बात हम मोलैरिटी की करते हैं, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या है इसको बहुत आराम से समझेंगे। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से और मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितने मोल, दोबारा सुनिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं मोलैरिटी।
1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है। एक एग्जांपल लेते हैं, 2m ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, तुम्हें सॉल्यूशन दिया गया 2m ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, इसको तोड़ते हैं, 2 मोल पर लीटर ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूट, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ व्हाट सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल ग्लूकोज। अब एक एग्जांपल मैं आपके लिए लिखता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं 1/10m Na2CO3 एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब होगा। 1/10m Na2CO3 एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है 1/10 मोल्स ऑफ Na2CO3 सॉल्यूट इन कितना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। अब देखो मोलैरिटी के अगर हमें फार्मूले बनाने हैं तो हम क्या क्या फार्मूले लिख सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, याद रखना डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है, इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो ये फार्मूला मोलैरिटी का हो गया। अब एक दो तरीके से और इसको जरा मॉडिफाई कर लें। एक तरीका ये भी है, हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, थोड़ा छोटा कर दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बात तो एक ही है, बस मैंने इसको थोड़ा छोटा करके लिख दिया। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। देखो जरा इसको देखो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम में आएगा जो मैं अब लिख रहा हूं, ये वाला। WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मोलार मास ऑफ B MMB क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, V सॉल्यूशन इन ml, अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिलीलीटर में ली गई है तो यहां पर आप 1000 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये अपने आप लीटर में बदल जाएगी। तो ये तीनों फार्मूले हमारे किसके हो गए, मोलैरिटी के। अब हमारा जो क्वेश्चन था, जो 20% H2SO4 एक्वस वाला क्वेश्चन था, उसमें मुझे मोलैरिटी निकालनी है, ठीक। तो मोलैरिटी के लिए फार्मूला मैं लिख रहा हूं WB। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको, WB का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलार मास ऑफ B इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। उसमें सॉल्यूट का मास था 20 ग्राम और सॉल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था तो उसका मोलार मास 98 है। सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी 66.66 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000 और यहाँ यूनिट लिख दीजिए मोल पर लीटर। तो हमारे क्वेश्चन में जो मोलैरिटी आई वो इतनी आई, ठीक। मैं यहाँ लिखूं क्या, WB का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये सबसे ज्यादा हैंडी फार्मूला है, आराम से काम में आता है। MMB क्या है, MMB का मतलब है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, मोलार मास ग्राम पर मोल में होता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता ही है ml में इंटू 1000। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे सीधा सा मोलैरिटी का, 4 ग्राम NaOH और आपको बता दिया जाए कि मोलार मास जो NaOH का है भाई वो है 40 ग्राम पर मोल। 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन, तुम्हारा क्लास 11th का क्वेश्चन है, 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 250 ml पानी में 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड है,
कैलकुलेट मोलैरिटी। ठीक, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फिर एक छोटी सी बात और मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहली बात, आपको डेटा नोट करना चाहिए। जब आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन सॉल्व करें तो डेटा लिखें। सबसे पहली चीज आपको पता लगी मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वो कितना है 4 ग्राम। जल्दबाजी ना करें, आप सारा डेटा लिखें। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना है, दैट इज 40 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखी है, और वाटर क्या है सॉल्वेंट, वो कितना है 250 ml। अब बहुत ध्यान से देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है, अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि हमें हमेशा शुरुआत अपने बेसिक क्वेश्चन से शुरू करनी होती है। तो आपसे पूछी गई है मोलैरिटी, तो चलो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, ग्राम में ही लेना है सॉल्यूट का मास, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब देखो बिना चिंता करे क्या करना है, जितनी चीजें पता हैं उतनी चीजें भर लो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो उतने के मार्क्स तो मिल जाए। सॉल्यूट का मास कितना है 4 ग्राम, चलो भर लिया। मोलार मास इसका कितना है 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम किसकी दे रखी है सॉल्वेंट की, तो ये तो मामला खराब है भाई। वॉल्यूम किसकी चाहिए सॉल्यूशन की, वॉल्यूम किसकी दे रखी है सॉल्वेंट की, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड तो सॉल्यूट हो, यानी सॉल्यूट तो हो सॉलिड और सॉल्वेंट हो लिक्विड, ऐसे केसेस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट की वॉल्यूम होती है उसी को सॉल्यूशन की वॉल्यूम काउंट किया जाता है। एक बात ध्यान रखना, फार्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लिखना है। वो एक अलग बात है कि सॉल्वेंट की वॉल्यूम को ही सॉल्यूशन की वॉल्यूम मान लेंगे, और वो कितनी है 250 ml। तो मोलैरिटी आ गई 4/40 मल्टीप्लाइड बाई 4 मोल पर लीटर, ठीक है। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। ये मोलैरिटी की कैलकुलेशन। तो मोलैरिटी का फाइनल मतलब क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के मौजूद हैं, दैट इज मोलैरिटी। चलिए अब नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट टर्म पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। देखो ये जो टर्म हमारी मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसकी एक खराबी है इसके अंदर कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक। अगर आप टेम्परेचर बदलेंगे तो मोलैरिटी भी बदल जाएगी। अब एक सॉल्यूशन है, किसी गर्म जगह पर रखा है तो उसकी मोलैरिटी कुछ और हो जाएगी, ठंडी जगह पर रखा है तो मोलैरिटी कुछ और हो जाएगी। तो मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ बदलती है, और कैसे बदलती है, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक। चलो जरा देखें कैसे मोलैरिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहली बात तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सबसे छोटा वाला फॉर्मूला लिख देता हूं। अब तुम एक बात देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और क्योंकि यहां वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ेगी, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी कम हो जाएगी।
तो इसलिए हम कहते हैं कि मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कम मोलैरिटी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा मोलैरिटी कम। तो भाई मोलैरिटी तो टेम्परेचर के साथ धोखा दे देगी, टेम्परेचर बदलते ही बदल जाएगी। अब हमें एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म चाहिए जो टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, जो हर एक टेम्परेचर पर सेम रहे, और उस टर्म का नाम है क्या? मोलैलिटी। वो मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। ठीक, अब देखो जरा इसको जानने की कोशिश करते हैं। मोलैलिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, ठीक, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो अकेली एक मोलैलिटी टर्म है जहां डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है। 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व्ड हैं? दैट इज मोलैलिटी। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं। 3m यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, छोटा m लिखा है मैंने, इसको तोड़ो। 3 मोल पर केजी यूरिया एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हो गया? 3 मोल्स ऑफ यूरिया सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। कितना यूरिया है? 3 मोल्स। 3 मोल्स ऑफ यूरिया सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर सॉल्वेंट। बात समझ में आई? मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में क्या लेते हो? सॉल्वेंट। तो 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के मौजूद हैं? दैट इज मोलैलिटी। चलो अब इसका फार्मूला बना लें। हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ, ध्यान रखना मैं फिर कह रहा हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट, मैं अलग कलर में इसीलिए लिख रहा हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सही है? ये एक फार्मूला हो गया हमारा मोलैलिटी का। अब यदि आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो इस फार्मूले को। मैं एक और लिख कर दिखा देता हूं इसको। ओके, आप इसको लिख सकते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ए हम सॉल्वेंट को कहते हैं इन केजी। और एक और तरीका है, और तोड़ लो, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। WA क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये फार्मूला आपका हैंडी हो जाता है। ये किस काम में आता है? जब आप मोलैलिटी को डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं